जब राज अपने दोस्त आदि को अपने घर लेकर पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर आदि एक पल के लिए ठिठक गया। घर में चहल पहल थी। कई लोग इधर उधर काम में लगे थे। आदि की नज़र सबसे पहले ममता, सारा, रिया, विश्वास और बाकी घरेलू स्टाफ पर गई। इतना सब देखकर वह हैरानी से राज की तरफ मुड़ा और हंसते हुए बोला, यार राज, तू तो पूरी तरह बदल चुका है। बस एक महीना पहले जब हम दोनों की बात हुई थी तब तो मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तेरी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है। सच कहूं तो तू बड़ा चालाक निकला, सब कुछ छुपा कर रखा। इतना कहते कहते आदि की नजर सामने खड़ी रिया पर जा टिकी। वह हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ा और मजाकिया लहजे में बोला, अरे ये कौन है? लगता है भाभी जी से मुलाकात हो रही है ना? रिया ने तुरंत एक कदम पीछे हटते हुए सख्त लहजे में कहा, मैं किसी की भाभी नहीं हूँ, मुझसे दूरी बनाकर रखो। उसकी आवाज में साफ नाराजगी थी। आदि एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया और सवालिया नजरों से राज की तरफ देखने लगा। बात बिगड़ती देख राज ने तुरंत माहौल संभालते हुए कहा, ये सब यहाँ काम करने वाले लोग हैं और आज रिया सबके लिए खाना बनाएगी। राज की ये बात सुनते ही रिया की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने मदद की उम्मीद से ममता की ओर देखा, लेकिन ममता ने भी खुद को अलग करते हुए बस कंधे उचका दिए, मानो कहना चाह रही हो, अब कुछ नहीं हो सकता। आखिरकार हार मानकर रिया ने नाराजगी से मुंह बनाया और चुपचाप किचन की ओर बढ़ गई। उधर राज आदि को अपने कमरे की तरफ ले गया, लेकिन दरवाजा बंद देखकर वह रुक गया। पल भर सोचकर उसने दिशा बदल ली और आदि को दादाजी के कमरे की ओर ले जाते हुए बोला, पहले दादाजी से मिल लेते हैं। आसी सो रही है, उससे कल मुलाकात करवा दूंगा। राज के चेहरे के भाव पढ़कर आदि हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, उसके साथ चल पड़ा। दादाजी ने कमरे में आते ही आदि को ध्यान से देखा, जैसे याद करने की कोशिश कर रहे हो। तभी आदि खुद ही आगे बढ़कर, दादाजी मैं आदि हूँ, ऑस्ट्रेलिया से। दादाजी की आंखों से तुरंत चमक आ गई। उन्होंने प्यार से आदि को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। इसके बाद राज ने आदि को उसका कमरा दिखाया और कहा, अब तुम फ्रेश हो जा, फिर साथ में खाना खाते हैं। आदि के जाते ही राज ने मन ही मन सोचने लगा, इतना बड़ा बिजनेसमैन है फिर भी मेरे सामने बच्चों जैसी हरकतें करता है, जरा भी गंभीरता नहीं है इसमें। एक लंबी सांस लेकर राज अपने कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन उसने अपने फोन से कुछ किया और कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया। अंदर आते ही उसकी नजर आसी पर पड़ी, जो बेड के सहारे नीचे सो गई थी। राज जैसे ही उसे उठाने के लिए झुका, आसी की आंखें खुल गईं। वह झटके से खड़ी हुई और गुस्से में राज का कॉलर पकड़कर चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिया के साथ कुछ भी गलत करने की? राज उसके इस अचानक व्यवहार से चौंक गया। आसी की आंखें गुस्से से लाल थीं और वह बार बार यही पूछ रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। राज ने शांति से उसके हाथ हटाए और ठंडे स्वर में बोला, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, ऐसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए। आसी ने पूरी ताकत से उसे पीछे धकेल दिया और गुस्से में चिल्लाई, कॉन्ट्रैक्ट तुमने मुझसे किया था तो मेरे परिवार के बीच में क्यों घसीटा? तुम्हें जो चाहिए था वो मैं तुम्हें दे देती, इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राज उसकी गलतफहमी समझ चुका था। वह नरम लिहाजे में बोला, आसी तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन आसी का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह तड़प कर बोली, नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम जैसे लड़कों को सिर्फ अपनी चाहत पूरी करनी होती है, किसी लड़की की इज्जत से तुम्हें कोई मतलब नहीं। आसी के इस अचानक बदले और उग्र रूप को देखकर राज भीतर तक चौंक गया था। वह जितना उसे शांत करने की कोशिश करता, आसी उतनी ही जानदार झल्लाती जा रही थी। आखिरकार राज ने बहस को वहीं छोड़ देना ही बेहतर समझा और बिना कुछ कहे नहाने चला गया। राज के जाते ही आसी का मन और बेचैन हो उठा। वह कमरे से बाहर निकली और तेज कदमों से दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन रास्ते में उसकी टक्कर ममता से हो गई। ममता के हाथ में पकड़ा सामान फर्श पर बिखर गया। डर से कांपती ममता तुरंत हाथ जोड़कर बोली, मालकिन माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे जो सजा देना है दे दीजिए, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत कहना, प्लीज मालकिन, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। ममता को इस हाल में अपने सामने गिड़गड़ाते देख आसी सन्न रह गई। वह कभी नहीं चाहती थी कि चाची उसके सामने इस तरह झुकी हुई, डरी हुई और बेबस दिखाई दे। ममता को इस तरह अपने सामने घबरा कर झुकते देख आसी और भी ज्यादा चकित रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चाची या रिया के साथ ऐसा कोई व्यवहार किया जाए। आसी ने तुरंत आगे बढ़कर ममता चाची के हाथ थाम लिए
और भावुक सुर में बोली, चाची आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं किसी को कुछ क्यों कहूंगी? मैं रिया के साथ गलत होने की कल्पना तक नहीं कर सकती। लेकिन ममता के चेहरे से डर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह कांपती आवाज में बोली, नहीं मालकिन, अगर राज साहब को ये पता चल गया कि मुझसे आपसे कोई गलती हो गई है तो उसकी सजा मेरी बेटी रिया को मिलेगी, और मैं जानती हूँ ये सब करवाने वाली आप ही हैं। इतना कहकर ममता जल्दी जल्दी अपना बिखरा हुआ सामान समेटती हुई वहां से चली गई। आसी वहीं खड़ी रह गई, परेशान, उलझी हुई और भीतर से टूटी हुई। कुछ देर बाद वह भारी कदमों से चलती हुई दादाजी के कमरे में आई और उनके पास बैठ गई। दादाजी की आंखें बंद थीं। आसी ने चुपचाप उनके हाथ अपने हाथों में ले लिए। इस स्पर्श को महसूस करते ही दादाजी ने आंखें खोलीं और हल्की सी मुस्कान बिखेर दी। आसी के दिल में बहुत कुछ दबा हुआ था जो आज बाहर आना चाहता था। उसकी आवाज भर्रा गई और रुधे गले से वह बोली, दादाजी मुझे माफ कर दीजिए। आसी का गला भर आया था। दादाजी, मैं ये रिश्ता निभा नहीं पाई, आपके पोते को समझ नहीं सकी। जो रिश्ता पैसों पर टिका हो वो कभी सच्चा नहीं होता। उसने सिर झुका लिया। राज मुझे इंसान नहीं समझता, उसे लगता है उसने मुझे खरीदा है। मैं यहाँ सिर्फ कर्ज उतारने तक हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। कमरे में सन्नाटा था। दादाजी आंखें बंद किए पड़े थे। आसी को लगा जैसे वह अपनी सारी बात कह चुकी है। तभी अचानक दादाजी के होंठ हिले। कमजोर लेकिन साफ आवाज में वह बोले, बिटिया। आसी चौंक गई। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। दादाजी ने धीरे धीरे कहा, मैं बोल सकता हूँ, बस ज्यादातर बोलता नहीं। आसी की आंखें फैल गईं। उसे आज पहली बार एहसास हुआ कि दादाजी की चुप्पी बेबसी नहीं थी, बल्कि शरीर की कमजोरी थी। दादाजी ने भारी सांस ली और बोले, और अगर मैं कहूँ कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है तो तुम क्या करोगी? आसी जैसे सुन्न हो गई। वह झटके से उनका हाथ छोड़कर पीछे हट गई। इतनी कमजोरी में भी उनकी आवाज में ऐसा अपनापन था कि आसी का दिल कांप उठा। वह भर्राई आवाज में बोली, दादाजी आप बोल सकते हैं। आसी ने झट से दादाजी का हाथ छोड़ दिया और कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। दादाजी ने धीमी आवाज में कहा, बिटिया, ये बात बस हमारे बीच ही रहनी चाहिए। यहाँ तक कि राज को भी इसका पता नहीं लगना चाहिए। जब से सारा मेरी देखभाल के लिए आई है तब से उसने और जॉली ने मिलकर मेरी तबीयत का पूरा ध्यान रखा है, और मैं जानता हूँ वो दोनों ऐसा तुम्हारे कहने पर ही कर रहे होंगे। आसी घबरा गई और तुरंत बोली, नहीं दादाजी, मैंने उनसे कुछ भी करने को नहीं कहा। दादाजी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अच्छा एक बात और है बिटिया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। राज का तुम्हारे प्रति रवैया पहले ठीक नहीं था, लेकिन अब वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, उसे दूर नहीं जाना चाहिए। अगर तुम उससे दूर गई तो वो फिर से पहले जैसा बन जाएगा। आसी ने रुदे गले से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए दादाजी, लेकिन अब मैं राज का साथ नहीं दे सकती। जब कोई इंसान दिल से उतर जाता है तब उसका साथ देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। आप कह रहे हैं वो बदल रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो पहले से भी ज़्यादा गलत काम करने लगे हैं। वो मेरी बहन रिया के साथ। नहीं दादाजी, अचानक बोली, राज ऐसा नहीं कर सकता।